एंड बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कथावाचक प्रेमानंद महाराज की एक टिप्पणी पर बड़ा विवाद हो गया है। प्रेमानंद महाराज पर अपने प्रवचन में महिलाओं के चरित्र हनन वाले आरोप क्यों लग रहे हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या संतों कथावाचकों के पास महिला चरित्र के चेकअप की कोई मशीन है? क्योंकि पहले अनिरुद्धाचार्य और अब प्रेमानंद महाराज ने ऐसी टिप्पणी की है। इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा। देश की 4 स्मार्ट सिटीज की रिपोर्ट आज आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे जयपुर में सड़कों पर डूबते विकास ने सरकारी अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे विकास की जान ले ली, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट कयामत का साल। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात मशहूर कथावाचक प्रेमानंद महाराज की करेंगे, क्योंकि प्रवचन में कही गई उनकी एक बात पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। ये विवाद कुछ ऐसा ही है जैसा कुछ दिन पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के साथ हुआ था। भारत की बात में हमने उसे आपको दिखाया भी था। प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों और महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की है। कहा है कि 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। यानी प्रेमानंद महाराज की ये टिप्पणी लड़कियों या महिलाओं को सीधे सीधे चरित्र हनन का प्रमाण पत्र बांटने जैसी है। वैसे ये भी हो सकता है कि कई लोगों को उनकी इस बात पे कोई बुराई न लगे, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की उनके प्रति आस्था है। आस्था भी ऐसी है कि जब हम इस विश्लेषण को तैयार कर रहे थे तब खुद हमारे भी कुछ सहयोगी उनके प्रति श्रद्धा दिखा रहे थे। ठीक है, धर्म, आस्था और श्रद्धा सबका निजी मसला है, लेकिन इसके नाम पर किसी को भी लड़कियों या महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाने की छूट नहीं दी जा सकती। खासकर कि समाज को दिशा देने वाले साधु संतों की वाणी तो ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। पहले आप प्रेमानंद महाराज की टिप्पणी सुनिए, फिर इसके पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों की बात करेंगे। वैसे तो धर्म और आस्था बड़ा संवेदनशील मसला होता है, हम हर बार ये बात कहते भी हैं। लेकिन धर्म से जुड़ा कोई साधु संत जब महिलाओं के चरित्र और होटल के खाने की आपस में तुलना करने लगे, तब उसकी सोच पर हैरानी होती है, तब उसकी मानसिकता सवालों के कटघरे में खड़ी होती है। यहाँ तो लगता है कि प्रेमानंद महाराज ने जैसे लड़कियों या महिलाओं के चरित्र पर पूरी रिसर्च की है, या फिर इनके पास ऐसी कोई जादुई शक्ति या मशीन है जो लड़कियों के चरित्र की स्कैनिंग या मैपिंग करती है। तभी तो प्रेमानंद महाराज बता रहे हैं कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही सही है। सुनिए, प्रेमानंद महाराज के प्रवचन में कही गई कौन सी बातें अशोभनीय और आपत्तिजनक है, एक बार उस पर गौर कीजिए। जैसे उन्होंने कहा, आजकल बच्चों के चरित्र पवित्र नहीं है। आजकल बच्चियां कैसी कैसी पोशाकें पहन रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर ब्रेकअप। बच्चों का व्यवहार व्यभिचार में बदल रहा है। होटल का भोजन खाने वाले को घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। पुरुषों से मिलने की आदत हो तो एक पति को स्वीकारने की हिम्मत नहीं रह जाएगी। 100 में से 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होंगी। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? गंदगी का खजाना। ठीक है, प्रेमानंद महाराज ने जो बातें कही ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसी टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने महिला और पुरुषों दोनों के लिए ये बातें कही हैं, तो इसमें महिलाओं का अपमान कैसे हो गया? तो सम्मान महिला का हो या फिर पुरुष का, बराबर होता है। इसीलिए हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। क्या प्रेमानंद महाराज की ऐसी टिप्पणी से लड़कियों या महिलाओं के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा? क्या धर्म आस्था से जुड़े किसी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी शोभा देती है? क्या लड़कियों या महिलाओं का चरित्र ऐसी चीज है कि कोई भी उस पर उंगली उठा सकता है? आखिर प्रेमानंद महाराज को किसने अधिकार दिया है कि वो प्रवचन के नाम पर लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र बांटे? बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रेमानंद महाराज की इस टिप्पणी से लड़कियों के प्रति समाज के नजरिए में अपमान या तिरस्कार की भावना नहीं आएगी? प्रेमानंद महाराज के बयान पर साध्वियां और खुद लड़कियां या महिलाएं क्या सोच रही हैं, वो भी सुनिए। किसी के करैक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने चीट करना है तो वे एक के साथ रहकर भी चीट कर सकता है, तो हमें किसी के करैक्टर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये सब उनके अपने अपने विचार हैं। बाकी तो ये हर व्यक्ति के अंदर खुद अपने आप उसका होना चाहिए कि उसको कितना उसका ज़मीर उसको अपने साथ रखना है।
किसी को भी किसी के कैरेक्टर एसिसेशन नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। और रही ये आजकल कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी है, तो इसमें तो नहीं समझ में आता अगर कुछ ऐसा है कि एक मेल अगर 4 लेडीज़ के साथ जा रहा है तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अभी तो ऐसा माहौल है, आजकल के लड़के थोड़ा बर्बाद हो रहे हैं, अपना संयम में नहीं रह रहे हैं, वो तो सही है। इसीलिए पेरेंट्स को भी अवेयरनेस चाहिए। वो जो बोलते हैं हमारे लिए पत्थर की लकीर, हम मानते हैं। 3 साल पहले हम भी कोई बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पर आज महाराज जी ने सुधार दिए, हाथ में काउंटर दे दिए, वृंदावन आ पा रहे हैं। बच्चे गोवा जाते थे, हम वृंदावन आ रहे हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द यूज करना क्या उद्देश्य था, क्या उनकी प्रेरणा थी? परंपरा के एक अगुवाई करने वाले एक आप संत हैं और उच्च कोटि की एक उसमें आप आते हैं। ये बात कहने का उनका जो भाव था वो यही था कि हमारा समाज जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, आने वाले समय में यही स्थितियां पैदा हो सकती हैं जो वो आज बता रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में, गृहस्थियों के बारे में, चीज़ों के बारे में संतों को बोलना नहीं चाहिए, ज्ञान की बात करनी चाहिए, सत्संग की बात करें, शिष्टाचार की बात करें। कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनको बोलने में कोई कंट्रोल नहीं है या डर नहीं है, भय नहीं है। लगता है कि हम जो बोलेंगे सब सही है। प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों को लेकर जो गलत टिप्पणी की है उसे गलत ठहराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी बातों को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। यानी वो जो बात कहते हैं उसका असर देश के करोड़ों लोगों तक होता है। ये वो हैं जो उनके कथनों को पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं, बिना लॉजिक के उनके शब्दों वाले मैजिक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद महाराज के 2,89,00,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक की बात करें तो 11 लाख फॉलोअर्स उनके यहाँ हैं। एक्स पर 1,09,000 लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इसके अलावा प्रेमानंद महाराज से जुड़े अलग अलग 5 यूट्यूब चैनल्स हैं। इनमें भजन मार्ग यूट्यूब चैनल पर 1,41,00,000, श्रीहित राधा कृपा नाम के चैनल पर 23,10,000, साधन पथ पर 54,02,000, वृंदावन रास महिमा पर 6,32,000 और गुरु कृपा केवलम पर 8,76,000 फॉलोअर्स हैं। सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज भी प्रेमानंद महाराज में आस्था रखते हैं। इनमें क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं, जो अक्सर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन में उनके आश्रम जाते रहे। इनके अलावा कई राजनीतिक हस्तियां, जिनमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हैं, वो भी प्रेमानंद महाराज के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। कुछ और हस्तियों की बात करें तो बॉलीवुड सिंगर बी प्राक और खुद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की प्रेमानंद महाराज में श्रद्धा है। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य जब इनके पास गए थे तब इन्होंने उन्हें वाणी पर संयम रखने की सलाह दी थी। सोचिए, आज इन्होंने खुद ऐसी बात कही है कि अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी के साथ उनके कहे शब्दों की तुलना हो रही है। ऐसा पहली बार है जब प्रेमानंद महाराज इतने बड़े विवाद में घिरे हैं। हालांकि इससे पहले भी उन पर और उनकी टीम पर लोगों की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने आश्रम में बुलाकर पीआर करवाते हैं। आरोप है कि प्रेमानंद महाराज तक आम आदमी की पहुंच नहीं है, वो सिर्फ वीवीआईपी भक्तों से ही मिलते हैं। प्रेमानंद महाराज बड़ी हस्तियों या सेलिब्रिटीज से ही व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करते हैं। आम इंसान के लिए ऐसी मुलाकात मुमकिन नहीं है। एक और घटना है जब इन पर वृंदावन के स्थानीय लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए। हर सुबह प्रेमानंद महाराज अपनी टीम के साथ परिक्रमा मार्ग पर निकलते हैं। आसपास की कुछ सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इसको लेकर प्रशासन से शोर होने की शिकायत की। कुछ दिन परिक्रमा पर रोक लगाई गई। जानकारी के मुताबिक बाद में स्थानीय दुकानदारों ने सोसाइटी के लोगों का बहिष्कार कर दिया। उन्हें दूध, ब्रेड जैसी रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें देने से इनकार कर दिया। बाद में सोसाइटी के लोगों को प्रेमानंद महाराज से माफी मांगनी पड़ी। अब उनकी टिप्पणी की यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी आलोचना की है। उनके बयान की हम निंदा करते हैं। उनके पास कोई मशीन है जो वो चेक करते हैं रोज? हैं? उनको ये नहीं पता है कि सारी ताकत तो महिलाओं के यहाँ है। देखें, ताकत समझें, सारी ताकत वहाँ है। नारी शक्ति से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आप संत महात्मा की कैटेगरी है, वहाँ आप देखिए कितने चरित्रहीन और कितने निर्दयी और क्रूअल और महिलाओं का शोषण करने वाले और कितने आपराधिक प्रवृत्ति के संत महात्मा मिलते हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन को जान लेने का है, तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं, ये शब्द नहीं सोच की सड़ांध है। इस टिप्पणी ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में आक्रोश फैला दिया है। पहले अनिरुद्धाचार्य और अब प्रेमानंद महाराज का लड़कियों को लेकर इस तरह का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर संतों को क्या जरूरत है
लड़कियों के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करने की। अब बढ़ते अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। देश में स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलने वाली ये रिपोर्ट है। हम जिस भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दम भरते हैं, उस देश के 4 राज्यों की राजधानी के हालात कैसे हैं, वो ये 4 तस्वीरें आपको बताएंगी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना, भोपाल और जयपुर, 4 राज्यों की राजधानी या कहीं स्मार्ट सिटीज एक बारिश में डूबने लगती है। इन शहरों का विकास बाढ़ की शक्ल में घरों में घुसने लगता है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन ये सिस्टम लापरवाही और नकारेपन की बाढ़ में इतना डूब चुका है कि अब युवाओं की जान तक ले रहा है। अपने टीवी स्क्रीन पर जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, ये जयपुर के रहने वाले विकास का है। विकास आरएएस अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन स्मार्ट सिटी जयपुर में डूबते विकास ने विकास को मौत के घाट उतार दिया। मतलब हमारे स्मार्ट शहर इतने स्मार्ट है कि यहाँ मौत कभी भी और कहीं से भी आम इंसान को अपनी चपेट में ले सकती है। स्मार्ट सिटी जयपुर में सिस्टम ने एक छात्र का मर्डर कर दिया। बारिश के पानी में कई घंटे तक शव तैरता रहा, लेकिन सिस्टम सोया रहा। सीसीटीवी की यह तस्वीर जयपुर के बजाज नगर की है, जहां बारिश के बाद स्मार्ट सिटी तैर रही थी। सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन विकास कुमार नाम का छात्र इस बात से अनजान था कि सिस्टम उसका काल बनकर सामने खड़ा है। सीसीटीवी में विकास की धुंधली तस्वीर दिखती है। विकास सड़क पर भरे पानी से बचने के लिए स्ट्रीट लाइट के पोल के पास से गुजरता है। तभी उसका हाथ स्ट्रीट पोल से टकराता है और करंट लगने से वो वहीं गिर पड़ता है। स्मार्ट शहर जयपुर में पानी ही नहीं भरा, बल्कि यहाँ सिस्टम भी आंख मूंदे बैठा है। अगर ऐसा ना होता तो विकास का शव कई घंटे तक पानी में बहता नहीं रहता। गाड़ियां चलती गईं, सिस्टम सोता रहा, इंसानियत करंट से मरती रही। जयपुर में वो रूम से सब्जी लेने के लिए जा रहा था, लेकिन जयपुर के बिजली विभाग के प्रशासन की मतलब घोर लापरवाही के कारण उन्होंने अपनी करंट आ गया और पानी के अंदर चलते हुए, और इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है। विकास 5 महीने से जयपुर में था। हाल ही में बीएड की थी, अब आरएएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिस्टम ने उसकी सांसों की डोर तोड़ दी। ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट सिटी की हकीकत है। ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि छात्र की हत्या की गई है, जिसके लिए जयपुर का नगर निगम जिम्मेदार है, जिसके लिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिजली विभाग जिम्मेदार है। जयपुर की मेयर जिम्मेदार है और जिम्मेदार है वो सिस्टम जो सो रहा है। जिस खंबे में करंट उतरा था वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम खामोश है। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर के पास सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने का टाइम तो है, लेकिन उस पिता से मिलने का वक्त नहीं जिसका बेटा चला गया। बहुत क्षति हुई है। एक बाप पर क्या बीतती है जब उसका बड़ा बेटा है वो इस प्रकार काल कवलित हो जाता है। इससे ज्यादा प्रशासन की घोर लापरवाही नहीं हो सकती। ये उस स्मार्ट सिटी में हुआ है जिसको चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम यहाँ हत्यारा बना हुआ है। स्मार्ट सिटी जयपुर में जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है, लेकिन ये किसी एक स्मार्ट सिटी की तस्वीर नहीं। 2 स्मार्ट सिटी की तस्वीरें और आपको दिखाती हूँ। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां भारी बारिश के बाद टैगोर गार्डन इलाके में एक साथ 2 बिजली के खंभे गिर गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूटी पर एक महिला जा रही थी। गनीमत रही उसकी जान बच गई और लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए महिला को निकाल लिया। दूसरी तस्वीर आगरा की है। ये तस्वीर 15 जुलाई की है, जब बारिश के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। आगरा और दिल्ली भी स्मार्ट शहर हैं। इन स्मार्ट शहरों में लगातार हो रहे हादसे सवाल उठा रहे हैं। इन शहरों को आपके टैक्स के पैसे से ही स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद भी असर नहीं दिख रहा। विकास की बात तो दूर, यहाँ बारिश ही सरकार और सिस्टम को जाम कर देती है। स्मार्ट सिटी दिल्ली, दूर तक आपको
रास्ता ही नजर नहीं आएगा। ये दिल्ली के दिल यानी सीपी का हाल है। स्मार्ट सिटी पटना, यहाँ पर देखिए 1.5 फीट तक जो है वो पानी भर गया है। सामने मुख्य सड़क है जो डूब गई है। यह पूरा इलाका जलमग्न है। स्मार्ट सिटी जयपुर, नाम में स्मार्ट जुड़ने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। इन स्मार्ट सिटीज के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक बारिश में ही सिस्टम तैरने लगता है। ये पटना है जनाब। पटना को चमकाने के लिए करोड़ों खर्च हुए हैं, लेकिन बारिश के बाद हाल तो देखिए। पटना जंक्शन के ठीक आगे हम मौजूद हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। बता दें यात्रियों को जो है वो काफी परेशानी भी हो रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम बताइए कहाँ आप लोग निकल रहे हैं? जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए सर। एग्जाम देने? जी। दिक्कत हो रही है बहुत? बहुत दिक्कत है सर। बारिश ने यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया। क्या आम इंसान और क्या मंत्री संतरी, सबके घर के बाहर पानी जमा है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सरकारी आवास है। ये देखिए किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा के आवास के बाहर जल जमाव है और कमोबेश ये पूरे हालात उनके आवास के अंदर तक का है। पटना में कितना विकास हुआ है ये उसकी सबसे शानदार तस्वीर है, जहाँ मछली रानी भी सड़क पर ही तैरने आ गई, वो भी एमएलसी नीरज कुमार के घर के बाहर। गाड़ियां छपाक छपाक करती निकल रही हैं। पटना के बाद अब स्मार्ट सिटी दिल्ली की सैर पर चली। दिल्ली की सड़कें भी बड़ी स्मार्ट हैं। बारिश का पानी भरते ही गायब हो जाती है। तस्वीर भले ही कल की है, लेकिन अब तो स्मार्ट दिल्ली वालों को भी आदत सी हो गई है। दिल्ली में बारिश के चलते कितना गंभीर जल भराव देखने को मिल रहा है। दूर तक आपको रास्ता ही नजर नहीं आएगा। ये दिल्ली के दिल यानी सीपी का हाल है। करीबन मेरे पूरे पैर जो हैं वो डूब गए हैं। करीबन घुटने तक जो पानी है वो पहुंचने वाला है। जो तस्वीरें हैं ये अपने आप बताने के लिए तैयार हैं। जो तमाम सवाल पूछ रही हैं व्यवस्थाओं से दिल्ली सरकार की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या निकासी अब तक तैयार नहीं की गई है। दिल्ली में ये पानी नहीं बहा, बल्कि सरकार के दावे बह गए। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री को पूरा यकीन है पानी बरसेगा तो पानी निकल जाएगा। इतनी देर बारिश हुई और जिस क्वांटम में बारिश हुई, पानी वहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे कुछ समय तक रुका और जो हमारी रिपोर्ट है कि फिर समय के साथ में वो वहाँ से निकलता गया। हमने दिल्ली और पटना के साथ जयपुर का भी जिक्र किया था, तो जयपुर स्मार्ट सिटी की भी तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ बादलों का ब्रेक फेल हुआ और शहर पानी पानी हो गया। यहाँ सड़क पर पानी है। बाहरी स्मार्ट सिटी, बाहरी स्मार्ट सिस्टम, यहाँ सब कुछ भीगा भीगा सा है। सड़कें तो रही नहीं, सड़कों पर नदियाँ बह रही हैं। बस जरूरत है नाव चलाने की। मॉनसून के मौसम में सिस्टम हर जगह डूबा हुआ है। कल हमने आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाई थी, जहां गड्ढों ने लालू कांबले नाम के युवक की जान ले ली थी। सिस्टम के इन गड्ढों ने भिवंडी में भी एक युवक की जान ली है। भिवंडी वाडा हाईवे पर बाइक से जा रहे यश मोरे का गड्ढों की वजह से बैलेंस बिगड़ गया था। सड़क पर गिरते ही यश की मौत हो गई। भिवंडी हाईवे पर बने मौत के इन गड्ढों की गहराई इतनी ज्यादा है कि यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम को ये नजर नहीं आ रहा। यह हादसा 20 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद लोगों ने शव को भिवंडी हाईवे पर रखकर सड़क जाम की थी। कहीं स्ट्रीट पोल में करंट आने से मौत हुई है, कहीं स्मार्ट शहरों के गड्ढों ने जान ले ली है। अब सवाल यह है कि आखिर स्मार्ट सिटी होती कैसी है। इसके बारे में भी हम आपको कम शब्दों में ज्यादा जानकारी दिए देते हैं। ऐसे शहरों में लोगों का रहन सहन बेहद आधुनिक होता है। परिवहन, बिजली, पानी की अच्छी खासी सुविधाएं होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम होता है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल होते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी होती है। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है। अब आप ही सोचिए, जिन स्मार्ट शहरों में हम रह रहे हैं, क्या आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं? इन सिटीज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम स्मार्ट सिटी के नहीं बल्कि स्मार्ट वादों के शिकार हो गए हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि भूकंप, सुनामी, आग और सूखा ऐसी प्राकृतिक आपदाएं एक साथ दस्तक देंगी? लेकिन जो सोचा नहीं था वो भयानक हकीकत बनकर आंखों के सामने मौजूद है। जिस बात की कल्पना नहीं की थी वो वास्तविकता बनकर डरा रही है। आज सुबह रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। रूस के कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया था और इसके बाद वहां 5 मीटर ऊंचाई तक समंदर की लहरें उछलने लगी, क्योंकि सुनामी आ गई थी। पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा पैदा हो गया और फिर जापान से लेकर अमेरिका तक तबाही से अलर्ट करने वाले सायरन सुनाई देने लगे। टोक्यो में 20 लाख लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। एक साथ 12 देशों में सुनामी का खतरा मंडराने लगा, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, जहां मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के शहरों में सैलाब बह रहा है। आज हम आपको तबाही की ऐसी गवाही दिखाने जा रहे हैं
जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कयामत का साल है। बताइए कि ये कयामत का साल नहीं है तो क्या है? क्या कभी समंदर किनारे आग की लपटों को इस तरह से धावा बोलते हुए देखा था आपने? तस्वीरें इटली के सार्डिनिया जंगल की हैं, जहां समंदर के रास्ते लोगों को रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन कुछ पलों के बाद वहां सिर्फ कारों का कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। ये कयामत का साल नहीं है तो क्या है कि धरती इस तरह से कांप रही है कि मानो प्रलय ने दस्तक दी है। रूस से लेकर अमेरिका तक समंदर के रास्ते आती तबाही से अलर्ट करने के लिए सायरन सुनाई दे रहे हैं। जापान में सुनामी के अलर्ट के बाद परमाणु प्लांट खाली करा लिए गए। जरा देखिए सुनामी में कैसे ऊंची ऊंची लहरें सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखाई दे रही थी। अब सवाल ये है कि अचानक हुआ क्या? आखिर भूकंप, सुनामी, आग, ये सब कुछ एक साथ कैसे? तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें रूस के कामचटका प्रायद्वीप की हैं, जो उत्तरी साइबेरिया से जुड़ा है और भूकंप से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के लिहाज से इसे बेहद संवेदनशील माना जाता है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:54 का वक्त हो रहा था जब रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया। सैकड़ों किलो की कारें खिलौने की तरह हिल रही थी क्योंकि धरती कांप रही थी। अगली तस्वीर गवाही दे रही है कि बिना किसी चेतावनी तबाही आती है तो क्या होता है। एक मरीज की ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही थी। रूस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वहां के कैंसर अस्पताल की तस्वीर है, जहां भूकंप के अचानक तेज झटके आने लगते हैं और फिर डॉक्टर मरीज को कसकर पकड़ लेते हैं। Господи, Боже мой! रूस के कामचटका में दुनिया का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पांचवा सबसे भीषण भूकंप भी रूस के कामचटका में ही आया था।
भीषण सुनामी पैदा की थी जिसने हवाई को तबाह कर दिया था। मुमकिन है कि आपके मन में सवाल हो कि भूकंप तो रूस के कामचटका में आया था, तो फिर अमेरिका से लेकर जापान तक सायरन क्यों बज रहा है। ग्लोब के जरिए समझिए कि जब रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया तो समंदर की ऊपरी परत अचानक खिसक जाती है और समंदर का पानी ऊपर उठने लगता है। इस वक्त पर जो लहरें बनती है उन्हें सुनामी लहरें कहा जाता है और इसीलिए समंदर किनारे वाले जापान, अमेरिका तक इसका असर दिखाई दे रहा है। लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है और सुनामी का अलर्ट इतना डरा क्यों रहा है उसे समझने के लिए अगली तस्वीर देखिए। जापान तक जब सुनामी का असर पहुंचा तो देखिए कैसे वेल समंदर की लहरों के साथ बहकर किनारे पर दिखाई दे रही हैं। जरा सोचिए कि समंदर में सुनामी आने के बाद वो कितना खतरनाक हो जाता है कि 1.5 लाख किलो वजन वाली वेल तक उन लहरों से लड़ नहीं पाती। सबसे खतरनाक बात यह है कि सुनामी की लहरें कई घंटों तक आती रहती हैं और पहली लहर हमेशा सबसे बड़ी नहीं होती। रूस और जापान के लिए बताया गया है कि वहां सुनामी की लहरें 24 घंटे तक आ सकती हैं, यानी गुरुवार सुबह तक खतरा बना रहेगा। लेकिन आज मुद्दा सिर्फ रूस का भूकंप और उसके बाद जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट नहीं है। मुद्दा कयामत के साल का है। साल 2025 में कुदरत की वो कयामत जिसको लेकर पहले भी कई तरह की भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। रूस, अमेरिका और जापान जैसे दुनिया के बेहद ताकतवर मुल्क कुदरत की मार से कराह रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान, जिसके कोने कोने में मॉनसून के महीने में आई मूसलाधार आफत पसरी हुई है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो 4 घंटे की बारिश में डूब चुकी थी। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर के कोने कोने में पानी का कब्जा हो चुका था। दो घंटे तक जयपुर में बादल ऐसा बरसे कि शहर की सांस फूल गई और घर, दुकान से लेकर बस स्टैंड तक गोते लगाते हुए दिखाई दिया। तस्वीरों की अगली खेप राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई है, जहां नेशनल हाईवे ही बाढ़ के पानी में बह गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कई स्टेट हाईवे ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। हाईवे पर 3 किलोमीटर के दायरे में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। स्टेट हाईवे बंद किए जा चुके हैं और अब इस पर सिर्फ ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। ताजा तस्वीर क्या है, दिखा रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन।
वक्त हम एक ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं का एक ग्रुप जा रहा है कहीं पर, और देखिए पानी कितना ज्यादा है, तकरीबन 2.5 से 3 फीट तक पानी है। और ये पानी किसी ऐसी जगह पर नहीं है, कहीं किनारे की जगह पर नहीं, बल्कि ये स्टेट हाईवे है। सवाई माधोपुर से दौसा जाने वाला जो स्टेट हाईवे है उस पर ये हाल है कि 2-2 फीट 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। एक ढाबा है और ढाबा जो है ये पानी से लबालब है और किनारे की तरफ तो कई फीट तक पानी है। सामने की तरफ एक ट्रैक्टर आ रहा है, उस ट्रैक्टर की तस्वीरें देखिए कि ट्रैक्टर पर सवार होकर लोग किस तरीके से बाहर जा रहे हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर एरिया तक ये स्टेट हाईवे इसी तरीके से बारिश और बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। दरअसल यहाँ पर बांध का पानी आ रहा है और बांध के पानी ने इस पूरे हाईवे को अपनी चपेट में ले लिया है। सवाई माधोपुर के बाद राजस्थान के अगले जिले टोंक का हाल देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं टोंक जिले के उनियारा कस्बे में, जहां आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ ये पार्किंग स्टैंड था। हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि पानी से पूरी तरीके से लबालब है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई तालाब है। कॉलेज का हिस्सा लग ही नहीं रहा है, ये लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाती थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये स्टेट हाईवे की तस्वीर है जिस पर फुल फ्लो में पानी बह रहा है। हाईवे पर बह रहे इस पानी में मछलियां तक तैर रही हैं। खेरली का ये इलाका है जहां आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है, हाईवे पर कई फीट पानी भरा हुआ है और इस पानी से होकर ही जो वाहन हैं वो गुजर रहे हैं। कुछ देर पहले तक इस हाईवे पर तकरीबन 2 फीट तक पानी भरा हुआ था। यहाँ पर नजदीक की जगह पर एक तालाब है और जो तालाब का पानी है वो ओवरफ्लो हो गया है, बाहर बह रहा है। दिक्कत तो हो रही है, पानी हो रहा है ज्यादा और ये पानी बढ़ने का और उम्मीद है, पानी बढ़ सकता है। ये राजस्थान के 12 से आई तस्वीरें तो डराने वाली हैं। पूरे वेग के साथ पानी आगे बढ़ रहा है। बहाव में जानवर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बाइक सवार पानी के बीच खड़ा ये समझ नहीं पा रहा कि अब करें तो क्या करें। सैलाब की शक्ल में आया ये पानी देखिए कैसे ट्रैक्टर को अपने साथ बहा ले जाता है। दोनों तरफ घर हैं और बीच के हिस्से में पानी इतना भयानक रूप ले चुका है कि मानो कोई नदी उफान पर है। बारां में बच्चों का स्कूल 2 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। राजस्थान में लगातार बारिश के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं। चिंता की बात यह है कि अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के बाद आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। आज न्यू सिटी कॉलोनी में पानी के रूप में प्रलय आ चुकी है। लगभग एक मंजिल मकान पानी में डूब चुके हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। सुना आपने, मकान की पूरी मंजिल जल समाधि में लीन है। हर तरफ बर्बादी की बाढ़ और रफ्तार भी ऐसी कि मानो सब कुछ चीर दे। कॉलोनी के ग्राउंड फ्लोर लबालब है। लोग ऊपरी मंजिल पर पानी कम होने की राह देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए। गुना में बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि सड़क पर अचानक टिन शेड की कुछ दुकानें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तो बादल ऐसा बरसे कि बच्चे स्कूल में ही फंस गए। भयानक बारिश के बाद कैंपस में पानी भर गया था और फिर स्कूल के स्टाफ और परिजनों ने इस तरह से बच्चों को पीठ पर बिठाकर बाहर निकाला। शिवपुरी में हालात बेहद डरावने हैं। जो पुलिया रास्ता पार कराती है उस पर पानी का कब्जा है, लेकिन गाड़ियां रुकने से इनकार कर देती हैं। तो देखिए नतीजा क्या होता है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तस्वीरें
एमपी के अलीराजपुर की है, जहां एक व्यक्ति नदी पर बने छोटे पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन अगले ही पल ये कोशिश उस पर भारी पड़ गई। एक हाथ में छाता लिए शख्स बहुत देर तक बहाव के साथ जद्दोजहद करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वही होता है जिसका डर था, वो व्यक्ति बह जाता है। गनीमत ये रही कि उस व्यक्ति की जान बच गई। बर्बादी की बाढ़ ने कैसे एमपी से लेकर राजस्थान तक कोहराम मचा रखा है, ये तो आपने देख लिया। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये लद्दाख इलाके की तस्वीर है, जहां 1 साल के बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर डोलमा याक के झुंड के साथ दिख रही है। कई पीढ़ियों से इनका जीवन इन पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ से चलता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो घास आती है और याक को खाना मिलता है। लेकिन जो पहाड़ बर्फ से ढके रहते थे, वहां उस सफेद चादर का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि प्रकृति की मार ऐसी है कि लगता है यहाँ का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये बताना है कि खतरे की घंटी तो बज चुकी है, और जो तस्वीरें आपने देखी वो इस बात की मिसाल है कि बिगड़ते हुए सिस्टम की कीमत आम इंसान किस हद तक चुका रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।